साल 1961 26 जनवरी का दिन। देश को आज़ाद हुए महज 14 साल हुए थे, लेकिन इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में कुछ खास था। इस बार की मुख्य अतिथि थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। जिस अंग्रेजी साम्राज्य को हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियों से इस धरती से खदेड़ा था, उसी ताज की महारानी के स्वागत में तत्कालीन सरकार ने शाही मेजबानी का फर्ज बिछा दिया था। पूरे देश में ढोल नगाड़े बजे, मगर इस शाही स्वागत से कुछ आंखों में चुभन थी, कुछ दिलों में टीस। विरोध की इन्हीं आवाजों के बीच एक कवि की कलम कटाक्ष की तलवार बनकर चली। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बलि बलि जाएंगे, दृग दृग में खुशियां छलकेंगी, ओसों में दूबे झलकेंगी। प्रणति मिलेगी नए राष्ट्र के भाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। बिखरे बाल, बेतरतीब दाढ़ी, गहरी नीली आंखें, चेहरे पर वक्त की लिखी झुर्रियों की लकीरें, मगर वर्चस्व ऐसा कि जिनकी कविता ने बिना झुके बिना डरे खोखली सियासत के सामने आईना रख दिया। जिन्होंने समाज में फैली एक एक विसंगति को बेधड़क होकर ललकारा। जिनकी कलम जब आलोचना का स्वर पकड़ती तो देश के सबसे कद्दावर प्रधानमंत्रियों तक को चैन से बैठने नहीं देती, क्योंकि ये कवि सत्ता से सवाल पूछता था। ऐसा कवि जो जनता के बीच से जनता के लिए बोलता था। नमस्कार, मैं अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव और आज हम बात कर रहे हैं जन कवि बाबा नागार्जुन की। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊं। 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव सतलखा में एक मैथिली कर्मकांड ब्राह्मण परिवार में बाबा नागार्जुन का जन्म हुआ। हालांकि उनका नाम शुरू से नागार्जुन नहीं था। नाम के इसी सिलसिले पर उन पर एक लेख बड़ा प्रचलित है। 5 तत्वों से बने इस देहधारी के 5 नाम हैं। गांव और बचपन में ठक्कन और वैद्यनाथ मिसिर, फिर वैदेह जिससे 1930 में पहली मैथिली कविता प्रकाशित हुई, फिर शायद घुमक्कड़ी के लिए चुना उपनाम यात्री, और बौद्ध पंथ अपनाने के बाद अपनाया नाम नागार्जुन। दरअसल नागार्जुन से पहले उनके माता पिता को 4 संतानें हुई थी, जिन चारों की जन्म से कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी। तो नज़र से बचाने के लिए 5वें बच्चे का नाम ठक्कन रखा। पिता ने 5वीं संतान के लिए बाबा वैद्यनाथ की बड़ी आराधना की थी, इसलिए आगे चलकर उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। पिता आमतौर पर खेती ही करते थे और कभी कभार अगल बगल के गांव में छोटे वैद्यनाथ को अपनी पीठ पर बिठाकर कर्मकांड करने के लिए जाते थे। शायद यहीं से बाबा नागार्जुन की घुमक्कड़ी की शुरुआत हुई, जो उन्हें बाद में इलाहाबाद, बंगाल, श्रीलंका और देश के बाकी हिस्सों तक लेके गई। परिवार की खस्ता हालत की वजह से औपचारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं हो पाई, मगर लघु सिद्धांत कौमुदी, अमरकोश और संस्कृत श्लोकों से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। गरीबी थी लेकिन बुद्धि तेज थी। मिथिलांचल के गांवों में जो भी धनी परिवार होता वह ऐसे बालकों को शरण देता। बालक वैद्यनाथ ने इन गांवों के बीच घूमते हुए ज्ञान अर्जित किया। धीरे धीरे उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई बनारस में शुरू की। 1935 में उन्हें अध्यापक की नौकरी मिली और यहीं से बौद्ध दर्शन की ओर आकर्षित हुए। बनारस से निकलकर कलकत्ता और फिर दक्षिण भारत घूमते घूमते लंका के विख्यात विद्यालंकर परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1938 में वो श्रीलंका से भारत लौटे और आते ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हो रहे आंदोलनों का हिस्सा बन गए। बाबा अपनी सवाल पूछती कविताओं से आंदोलनों का नेतृत्व करते। उसी दौरान बिहार के भागलपुर में एक किसान आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में जाना पड़ा था। नागार्जुन की मुखर कविताओं का दौर जारी रहा। उन्होंने कवि सम्मेलनों के मन से जनमानस की परेशानियों को कविता का रूप देकर लोगों तक पहुंचाया। देश स्वतंत्र हुआ, मगर जब संसद देश की सड़कों से दूर बढ़ती चली गई, तब नागार्जुन ने अपनी कविता के सामने किसी राजनीतिक पद से डरे बिना जनता की आवाज़ को रायसेना के पर्वतों तक पहुंचाया। पहले नेहरू के समर्थक रहे नागार्जुन बाद में उनकी नीतियों से बहुत असंतुष्ट हो गए थे। एक बार की बात है, हरिवंश राय बच्चन के आवास पर बाबा नागार्जुन पहुंचे हुए थे। उसी समय वहां इंदिरा गांधी भी आईं। उन्होंने नागार्जुन को पंडित नेहरू के जन्मदिन पर आयोजित काव्य गोष्ठी में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। नागार्जुन ने मुस्कुराकर कहा, इंदु, तुम्हारे पिता हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। फिर भी उनके आग्रह पर वो पहुंचे और मंच पर खड़े होकर नेहरू की मौजूदगी में सीधा सपाट कहा, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं। अंग्रेजी अमरीकी जोकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। नागार्जुन का यही रवैया उन्हें बाकियों से अलग एक जनकवि बनाता था।
हालांकि धाड़स इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री का भी देखते बनता है, जिन्होंने बैठकर पूरी कविता सुनी। बाबा का यही तेवर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर भी रहा। उन्होंने कहा, लाल बहादुर मत बनना तुम गाल बहादुर। 1974-75 के वो दिन जब बिहार में छात्रों का आंदोलन चरम पर था। जयप्रकाश नारायण छात्रों के मसीहा बन चुके थे और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पूरे देश में असंतोष फैल रहा था। गुजरात से शुरू होकर आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। पटना के गांधी मैदान में 18 मार्च 1974 को एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बाकी कवियों के साथ बाबा नागार्जुन और जेपी नारायण एक ही मंच पर थे। नागार्जुन ने माइक संभाला और उस दौरान की अपनी सबसे चर्चित कविता सुनाने लगे। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, रानी महारानी अब नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सभी माई बाप, सुन रही गिन रही हिटलर के घोड़ों की एक एक टाप को, छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। उसके बाद देश में लोकतंत्र का सबसे कठिन दौर आया, जब 1975 में आपातकाल लागू किया गया, जिस दौरान भी बाबा नागार्जुन ने अपनी कविताओं से अपना विरोध जारी रखा, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और वहाँ उन्होंने नेताओं को करीब से देखा, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखी और फिर इस आंदोलन से उनका मोह भंग होने लगा। इसी का असर उनकी कविता 5 पूत भारत माता के में देखने को मिलता है, जिसमें जेपी भी शामिल है। कविता में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जिनको शामिल किया है उसमें नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जिन्ना भी। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया एक। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। बाबा नागार्जुन की कविताएं सत्ता से सवाल नहीं करती थी। 1966 में जब बिहार में सूखा पड़ा था तो नागार्जुन ने भूख और गरीबी को ऐसी जुबान दी जैसे गांव का हर घर बोल पड़ा हो। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। उनकी ये कविता किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक भूखे चूल्हे, चुप्पी से भरे आंगन और उदास आंखों की जुबान थी। और जब हालात कुछ ठीक हुए तो उसी कविता ने उम्मीद की हल्की सी झलक भी दिखाई। ऐसे ही नागार्जुन ने जब महाकवि कालिदास को पढ़ा तो उन्हें बहुत डाउट हुआ कि कैसे कोई इतनी बारीकी और गहराई के साथ दुख का इतना अच्छा वर्णन कर सकता है। वो मानते थे कि कालिदास ने अपने भोगे हुए दुखों को ही अपने महाकाव्यों में ढाला है। वो कविता में कहते हैं, कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध धोए थे। कालिदास सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। एक इंटरव्यू में जब बाबा नागार्जुन से पूछा गया कि वो किसी एक विचारधारा के साथ टिकते क्यों नहीं, कभी उन्होंने नेहरूवादी सोच का समर्थन किया और फिर उसकी आलोचना की, कभी इंदिरा गांधी को बाघिन कहा और कभी उनका ही विरोध किया। कुछ वैसा ही जेपी आंदोलन के साथ भी हुआ। एक दौर में वो मार्क्सवादी विचारधारा की भी तरफ झुके, लेकिन बाद में उससे भी दूरी बना ली। शायद यही वजह थी कि कोई एक विचारधारा उनकी पहचान नहीं बन पाई। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे जीवन की एक ही विचारधारा है, जनवाद। जो भी विचारधारा आम लोगों, गरीबों के हक में खड़ी हो, 2 वक्त की रोटी और तन ढकने लायक कपड़े का इंतजाम कर सके, मैं उसका साथ देता हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे इसकी थोड़ी सी भी उम्मीद दिखती है, मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। आज भी अगर कोई नया नौजवान आए और गरीबी की रोटी का इंतजाम कर दे तो मैं उसके साथ भी चल पड़ूंगा। देश, समाज और सत्ताधीशों की सोच में बार बार बदलाव की उम्मीद
और फिर हाथ लगी निराशा से बाबा नागार्जुन का मन बहुत टूट चुका था। हालांकि आस उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ी। वे बार बार बदलती राजनीति के साथ अपना बदलता हुआ मुखर पक्ष कविताओं से सामने रखते। उनकी एक अद्भुत कविता है मंत्र, ओम दलों में एक दल अपना दल ओम, ओम अंगीकरण शुद्धिकरण राष्ट्रीकरण, ओम मुष्टिकरण तुष्टिकरण पुष्टिकरण, ओम ऐतराज आक्षेप अनुशासन, ओम गद्दी पर आजन्म वज्रासन, ओम ट्रिब्यूनल ओम आश्वासन, ओम गुट निरपेक्ष सत्ता सापेक्ष जोड़ तोड़, ओम छल छंद ओम मिथ्या ओम होड़ महोड़, ओम बकवास ओम उद्घाटन, ओम मारण मोहन उच्चाटन। बाबा नागार्जुन ने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और मैथिली भाषा में अपनी कविता और गद्य लिखे। वे मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखा करते। मैथिली साहित्य में नागार्जुन का बहुत बड़ा योगदान है। नागार्जुन को उनकी मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें साहित्यिक सेवाओं के लिए राजेंद्र शिखर सम्मान, कबीर सम्मान और 1983 में उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वीडियो के आखिर में बाबा नागार्जुन की मैथिली कविता हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, जिसमें वो मिथिला से रोजगार, पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे युवाओं का दर्द रखते हैं। हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, अहि बातक पातिल फोड़ फाड़, पहिलुक परिचय सब तोड़ी ताड़, पुरजन परिजन सब छोड़ी छाड़, हम जाइल रहिल छी यान ठाम, माँ मिथिले ही अंतिम प्रणाम। दुखोद दिश संतरण हेतु, चिरविस्मित वस्तुक स्मरण हेतु, सूतल सुकृष्टिक जागरण हेतु, हम छोड़ रहिल छी अपना गाम, माँ मिथिले ही अंतिम प्रणाम। कर्मक फल भोगत बूढ़ बाप, हमटा संतति ते हुनक पाप, इजानी हुई है जनु मनस्ताप, अनेक बिसरक थिक हमर नाम, माँ मिथिले ए अंतिम प्रणाम। ये थी बाबा नागार्जुन की ज़िंदगी और उनसे जुड़ी कुछ चर्चित कविताएं। आपको उनकी कौन सी कविता सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे यान। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबर गाँव के साथ।